नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की एक बहुत ही रामबाण सीरीज। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया क्यों गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी का। अभी टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए, हर हाल में अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आईफा अवार्ड, अभी हाल ही में आपको पता है कि 2023 का आईफा अवार्ड दिया गया था। तो अब क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न बदल चुका है। जो चीज़ करंट में होती है उससे जुड़ा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आईफा अवार्ड प्रारंभ कब हुआ था? आईफा अवार्ड आपका 2000 में प्रारंभ हुआ था। आईफा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेदमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय फिल्म अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं 2023 में आईफा अवार्ड किसको किसको मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, उन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था आपका दृश्यम 2 मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था आर माधवन जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऋतिक रोशन को। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आपकी आलिया भट्ट को। कौन सी मूवी के लिए मिला था? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिला था? तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था अरिजीत सिंह को। आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी यूएई में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ था। तो आईफा अवार्ड का स्टैटिक भी डिस्कस कर चुके, आईफा अवार्ड का करंट भी डिस्कस कर चुके, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। अगर आप सब ने अभी तक इससे पहले की सीरीज की वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। जब आप ये वीडियो देख कर जाएंगे और चीज़ें तैयार होंगी तो इस बार आप अपने एग्जाम में इफेक्ट देखेंगे कि पहले से बेटर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमने आईफा अवार्ड के बारे में डिस्कस किया तो भाई फिल्म से अवार्ड जुड़े होते हैं, जैसे कुछ नाटक अकादमी होती, फिल्म टेलीविजन से जुड़े, उन सारी चीज़ों को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1954 में प्रारंभ हुआ था। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में प्रारंभ किया गया था। आईफा अवार्ड 2000 में प्रारंभ किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ पे? पुणे में स्थित है। फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी, अगर आप यूपी पुलिस को देखेंगे तो कितने लगभग 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े थे। वैकेंसी कितनी है? मात्र 60,000। तो सिलेक्ट कितने होंगे? सिर्फ 60,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, 49.5 लाख इससे बाहर होंगे। तब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मेहनत कैसे करनी है। आपको 60,000 बच्चों वाली मेहनत करनी है कि 49.5 लाख बच्चों वाली मेहनत। और एक चीज़ हर रोज़ अपने आप से कहिए कि इस बार मुझे वर्दी लेनी है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। तो आज की क्लास में आप लिखिए कि इस बार वर्दी आपको जुनून होगा। हर हाल में आप लिखिए कि आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है। हुगो लोकी की चाहत चांद, लेकिन आप तो सितारों को कंधों पर सजाना। इतनी मेहनत करो कि सितारे आपके कंधे पर आ जाएं। तो बस आज की क्लास में ज़रूर लिखिएगा कि इस बार कौन कौन सिलेक्शन लेने के लिए पूरी मेहनत करेगा। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत, कोई टॉपिक, कोई कन्फ्यूजन, कोई बिक चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए, बस आप मेहनत करिए। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1955 में हुई थी। कहाँ पे स्थित है? तो ललित कला अकादमी आपके दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी की स्थापना को की गई थी 1954 में। कहाँ पे है? इम्फाल में। जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी कहाँ पे है? ये बहुत पूछता है। तो ये इम्फाल में 1954 में स्थापना। कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1964 में। कथक उत्तर भारत का नृत्य है, जिसे आके आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कथक है।
अच्छा बताइए, राष्ट्रीय नृत्य कितने हैं? तो हमारे यहाँ पे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, शास्त्रीय भाषा के बारे में, पंचवर्षीय योजनाएं, ऐसे बहुत टॉपिक है जिनको हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। देखो एक बात समझो, अगर आपने कोई नई हैबिट बनानी है, 21 दिन उसके लिए बहुत मेहनत करो। कोई भी हैबिट हो, 21 दिन, सिर्फ आप 21 दिन इस पूरी सीरीज़ को देखिए, सारे पॉइंट को तैयार करिए और अपने आप से कहिए इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। 2024 मेरे लिए सिलेक्शन का ईयर होगा, हर हार में मेहनत करनी है। इस बार बस आपको मेहनत करनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए और इस सीरीज़ के सारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाग 5। देखिए हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 का वर्णन किया गया है। भाग 5 आपका सबसे बड़ा भाग भी है। तो चलिए संविधान निर्माण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई थी। तो भारत में संविधान सभा की पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक लेकर आए थे। इसी के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों को संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। भाई अगर संविधान भारतीयों को, तो उसका निर्माण भी कौन करेगा? इसका निर्माण भी भारतीय करेंगे। इसी के साथ 1934 में वामपंथी नेता MN रॉय ने, इन्होंने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। अभी तक किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग नहीं की थी। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी MN रॉय ने। इसी के बाद 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी के बाद 1937 में कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस फैसपुर अधिवेशन में क्या करती है? संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव पारित करती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते संविधान सभा के सदस्यों को हम कैसे चुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों को हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनेंगे। अब ये सारी तो कंडीशन क्या हो गई? भाई भारतीय संविधान की मांग कर रहे हैं, पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मावेंद्र MN रॉय ने मांग कर ली, तो कहीं जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। लेकिन ये सारी मांग हम कर किससे रहते हैं? ये सारी मांग हम कर रहे थे ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से। तो उन्होंने भारतीयों के संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था? 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है। इसी टाइम पे क्या होता है? 1939 से लेकर 45 तक आपको द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हें भारतीयों को साथ चाहिए था, लेकिन अब भारतीय भी डिसाइड कर चुके थे कि इस बार हम द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देंगे। अब 1942 में जब क्या हुआ कि एक मिशन आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन था? लिनलिथ था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। भारत के संविधान का निर्माण तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? युद्ध के बाद करेंगे। पहले आप क्या करिए, हमारे साथ युद्ध में भाग लीजिए। इसके साथ साथ भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया कि भाई भारत को हम क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट बना देंगे। अब ये क्रिप्स मिशन, लेकिन क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, क्योंकि 1928 में जब हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, तब हमने डोमिनियन स्टेट मांगा था। हमने कहा कि 1928 से हम मांग रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, डोमिनियन स्टेट दे दो। 1929 के लाहौर अधिवेशन में तो हमने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य ले लिया, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब तो हमारा टारगेट है कि हम पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। तो क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। का जो आप चेक दे रहे हो ना, बहुत पहले मांग चुके थे, अब ये पोस्ट डेटेड हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का चेक कहा था। देखो अगर आप पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि चीज़ें आपको ना समझ में आए, लेकिन रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है।
अगर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस तैयार है तो आप आसानी से रिवीजन कर लोगे। अगर नहीं भी तैयार है तो आप पॉइंट को नोट करिए, उनको अच्छे से तैयार करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, उन सारे नोट्स को पढ़ते जाइएगा। ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उन सारे नोट्स को भी पढ़िएगा। ऑफलाइन में आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, हमारे संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में किसका उल्लेख है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र को उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो भाग 3 में आपके मूल अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी का उल्लेख है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 7 को आपको समाप्त कर दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान हमने भाग 7 को समाप्त कर दिया। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायत को उल्लेख है। 9A में नगर पालिका को उल्लेख है। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र का उल्लेख है। 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। 12 में वित्त संपत्तिवाद का उल्लेख है। भाग 13 में किसका उल्लेख है? भाग 13 में राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम को उल्लेख है। भाग 14 में संघ और राज्य की अधीन सेवा यूपीएससी को उल्लेख है। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं। देखो, सबसे पहले आप भाई देश में रहोगे तो सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया, संघ और राज्य का उल्लेख है। भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ और राज्य का। आप वहाँ रह रहे हो तो नागरिक होंगे कि नहीं होंगे? तो भाग 2 में नागरिकता का। आप नागरिक है तो उनके अधिकार भी होंगे, तो भाग 3 में मूल अधिकार। 4 में नागरिकों के अधिकार है, तो नागरिकों के लिए नीतियों का निर्माण कैसे बनाएंगे? भाई राज्य की नीति निर्देशक तो बताएगा कैसे बनानी है। इसके बाद नागरिकों को अधिकार मिल गए, आपके लिए नीतियाँ बन रही, तो आपके कुछ कर्तव्य होंगे कि नहीं? भाग 4A में कर्तव्य। ये सारी चीज़ें तो हो गई नागरिक, नागरिक के अधिकार, नागरिक के कर्तव्य। अब हमने कहा कि भैया संघ अलग से होगा कि नहीं होगा? तो भाग 5 में संघ। अब संघ आ गया तो बचा क्या? राज्य आ गया। तो 6 में राज्य आ गया। 7 क्या हो गया? तो समाप्त हो गया था। संघ आ चुका, राज्य आ चुका, तो बचा क्या? भाई संघ और राज्य को मिलाकर देख लेते हैं। 9 में संघ आ चुका, राज्य आ चुका, आपका संघ राज्य को मिलाकर भी देख लिया, तो आपका स्थानीय निकाय कहाँ जाएगा? भाई पंचायत भी तो है, नगर पालिका भी तो है। तो हमने कहा भाग 9 में हमने पंचायत को स्थान दे दिया। 9A में नगर पालिका को स्थान दे दिया। संघ की बात कर ली, राज्य की बात कर ली, संघ राज्य की एक साथ बात कर ली, पंचायत की बात कर ली, नगर निकाय की बात कर ली। तो भाई SC/ST क्षेत्र कहाँ पे जाएंगे? भाग 10 में SC/ST क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अब भाग 11 में एक दो लोग मिल जाओगे तो दो लोगों के पास संबंध होगा कि नहीं होगा? तो भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों को उल्लेख है। अच्छा, आपके दो लोगों का संबंध है तो संबंध में आपको पैसा चाहिए कि नहीं? रोड पे चाट पकौड़ी खानी है तो पैसा चाहिए। तो भाग 12 में किसका उल्लेख है? वित्त संपत्तिवाद। भाग 12 में किसका उल्लेख है? वित्त संपत्ति का उल्लेख है। अब अगर आप पैसा चाहिए तो आपने कहा भाई पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे? व्यापार। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। लेकिन जैसे आपने व्यापार किया आपको समझ में आया कि भाई व्यापार तो हमारे बस का है नहीं, तो आपने कहा कि देखो भाई पैसा तो चाहिए, अब हम क्या करेंगे? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। संघ राज्य के अधीन जो भी सेवाएं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे आपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करने की सोची, आपको अपनी औकात समझ में आ गई, तो आपने कहा कि अब देखो हम क्या करेंगे? निर्वाचन, चुनाव लड़ेंगे। सांसद, विधायक बनने पे है बहुत पैसा। अब जैसे आप चुनाव लड़ने की बात करोगे तो भैया आपको कुछ विशेष उपबंध करने पड़ेंगे कि लोगों के लिए नहीं करने पड़ेंगे? तो भाग 16 में किसको लेंगे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब विशेष उपबंध ने देखा आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो आपने कहा देखो जो काम होगा कैसे होगा? राजभाषा में होगा, हिंदी में होगा। तो भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। अब जैसे आपने इतनी सारी व्यवस्था कर ली, भाग 18 के तहत क्या लग गया? आपातकाल। जैसे आपातकाल लगा आपके सारे सपने प्रकीर्ण हो गए, सारे सपने विकीर्ण हो गए। तो भाग 19 में किसका उल्लेख है? विकीर्ण का उल्लेख है। आपने कहा कि देखो हमने इतनी व्यवस्था कर ली है, हमने यूपीएससी छोड़ा था, हम तो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, हमने विशेष उपबंध भी कर दिया, हमने राजभाषा में काम करने का अधिकार भी दे दिया, अब आप आपातकाल लगा के मेरे सपने नहीं खराब कर सकते हो। तो अपनी कहा क्या कि भाई अब हम क्या करेंगे? संविधान में संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। अब आपको किसी ने समझाया कि देखो भाई चल रहा है इस टाइम पे आपातकाल, अभी के लिए आप चुपचाप अस्थायी रूप से संक्रमण काल के लिए कुछ चुप से बैठ जाओ, उसके बाद जो विशेष उपबंध करने हो कर लेना। तो भाग 21 में क्या उल्लेख है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध।
तो आपसे कहा कि भाई चुपचाप बैठ के करोगे क्या, तो उन्होंने कहा कि चुपचाप बैठकर पूजा पाठ करो। अर्थात भाग 22 में संचित नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख है। ये है आपके संविधान के पूरे 22 भाग। एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद आप फिर से देखिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आप सारे 22 भाग याद कर लीजिए, इसके साथ इस 22 भागों के जुड़े अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी के पॉइंट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा, और जितने पॉइंट पढ़े उतने याद कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।